हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सेट में बेसिक जो हमने यहाँ लिखा हुआ है बेसिक लॉ ऑफ सेट थ्योरी उनको डिस्कस करेंगे। ये वो लॉ है कि अगर हमें ए बी सी तीन सेट दे रखे हैं, ए और बी अगर दो सेट हैं, अगर उनकी हम पोजीशन चेंज करते हैं तो किस लॉ के अकॉर्डिंग हम उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अगर कहीं यूनियन दिया है और वो इंटरसेक्शन के साथ अगर कोई रिलेशन है उसका, तो हम उनमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो सारे बेसिक रूल हम आज के पार्ट में डिस्कस करेंगे। मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए, लिखना कम पड़े, इसके लिए मैंने ये सब चीज़ें नोट कर दी हैं पहले बोर्ड पे। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आपको केवल इसके ऑपरेशंस को समझना है, कैसे ये ऑपरेशंस किए जाते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये हमारा हेडिंग है बेसिक लॉ ऑफ सेट थ्योरी। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास में तीन सेट हैं, ए बी सी तीन सेट हैं और यू उसका यूनिवर्सल सेट है, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है इफ़ ए बी सी आर थ्री सेट्स एंड यू इज़ द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट उसको बोलते हैं जिसके अंदर वो सारे सेट सबसेट होते हैं, मतलब ए बी सी उसके अंदर लाई करते हैं, उनको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। हमारा जो पहला रूल आता है उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। पहला रूल जो है उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास किसी सेट ए को उसके खुद वाले पार्ट से यूनियन ले लिया जाए, तो आपको मालूम है अगर किसी को खुद से अगर यूनियन करेंगे तो क्या बनेगा, वो इटसेल्फ बनेगा। तो वही इसका फॉर्मूला बनता है कि अगर हम ए को ए के साथ यूनियन लेंगे तो हमेशा ए मिलेगा। तो हम ये जो इसके ऑपरेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन हम आने वाले लेक्चर्स में इनका यूज़ करेंगे। तो उस टाइम पे हम आपको इसके प्रूविंग कैसे होते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस करेंगे। आज तो केवल आपको इन ऑपरेशंस के जो बेसिक थ्योरी है उनको समझना है कि अगर आप किसी सेट को खुद से यूनियन करोगे तो हमेशा आपको ए मिलेगा, ठीक है। और अगर हम किसी सेट को उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन करना चाहें, तो आपको दिख रहा है कि अगर मान लो सेट ए को ए के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो जो एलिमेंट ए के पास है वही इस वाले ए के पास है, तो कॉमन भी क्या आएगा, सेम चीज़ आएगी। और अगर हम उसको यूनियन कर रहे हैं तो जो एलिमेंट इसके पास है वही एलिमेंट इसके पास है, तो एक्स्ट्रा नहीं आएंगे। तो इसीलिए यूनियन भी इसका ए होता है और इंटरसेक्शन भी ए होता है। तो अगर हम किसी सेट को खुद से अगर यूनियन इंटरसेक्शन करेंगे तो उस रूल को हम लोग आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारा पार्ट है इसमें आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब होता है वैसे वन के लिए बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी का मतलब ये हो जाता है कि जो हमारा यूनिवर्सल और फाई, इन दोनों सेट के साथ में अगर हम किसी सेट का रिलेशन बनाते हैं यूनियन या इंटरसेक्शन का, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे बोला गया पहला इसमें कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। तो आपको मालूम है अगर ए जो है अगर यूनियन के साथ में, मतलब ए जो है वो यूनियन हो रहा है यूनिवर्सल सेट के साथ, तो यूनिवर्सल तो बहुत बड़ा है, उसी के अंदर सेट ए होगा। तो आंसर क्या मिलेगा हमें कि अगर ए को अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करेंगे तो बड़ा वाला आंसर मिलेगा, वो हमारा यूनिवर्सल होगा, क्योंकि यूनिवर्सल के अंदर ए पहले से ही सम्मिलित होता है। इसी टाइप से अगर हम ए को यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करते हैं, तो आपको मालूम है इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में कॉमन होगा। तो आपको मालूम है यूनिवर्सल सेट होता है रेक्टेंगल फॉर्म में, उसी के अंदर एक हमारा सब सेट रहता है स्क्वायर फॉर्म में। अगर हम दोनों में कॉमन की बात करें तो वही सर्किल ही तो कॉमन आएगा, तो सर्किल मतलब होता है सेट। तो वही लिखा हुआ है कि अगर ए को हम यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर हमेशा ए मिलेगा हमें, ठीक है। इसके बाद अगले उसमें बढ़ते हैं कि यही आइडेंटिटी लॉ का ही एक अगला पार्ट है कि अगर हम ए को फाई के साथ यूनियन करना चाहें, फाई क्या होता है, नथिंग, फाई के पास कुछ नहीं होता है, ए के पास अपने पास जो कुछ ए के पास होगा वो उसका अपना है। तो अगर ए को फाई के साथ अगर यूनियन करेंगे तो जो ए के पास है वही रहेगा, फाई के पास तो कुछ है नहीं, तो उसका आंसर मिलेगा ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, ठीक है। इनको कैसे कहाँ यूज़ करना होगा ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में इनको डिस्कस करेंगे, मैंने आपको बता दिया। अभी तो आपको इनको याद करना है कि ये प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे याद करनी है। यूनियन के साथ इंटरसेक्शन अगर लेंगे अगर यूनिवर्सल सेट का तो ऐसा होगा, अगर हम फाई का यूनियन या इंटरसेक्शन लेंगे तो किस टाइप का क्या रिजल्ट आएगा वो आपको याद करना है। इसी टाइप से अगर ए को फाई के साथ अगर हम इंटरसेक्शन ले लें तो आपको मालूम है ए के पास तो बहुत कुछ चीज़ें होंगी, फाई के पास कुछ नहीं होगा, तो कॉमन क्या है, कुछ नहीं आएगा। जब कॉमन कुछ नहीं आएगा तो आंसर हमारा क्या आएगा, फाई आएगा उस केस में, ठीक है। इसके बाद हमारा जो थर्ड नियम है वो है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, उसमें बात होती है पोजीशन इंटरचेंज करने की। अगर हम ये लिखते हैं ए यूनियन बी तो ये इक्वल हो जाएगा बी यूनियन ए की। मतलब
ए और बी की पोजीशन चेंज करने में, यूनियन में या इंटरसेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि अगर हम ए को बी के साथ यूनियन लेते हैं तो हम बी अगर पहले लिखना चाहें, ए को बाद में लिखना चाहें, तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी टाइप से इंटरसेक्शन का रूल है कि अगर हम ए और बी को इंटरसेक्शन लेना चाहें, बी को अगर हम पहले लिखना चाहें, ए को बाद में लिख दें, तो हमारे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हम ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं। ये हमारा जो है कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग इस रूल को हम बताएंगे। अगला जो होता है वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री हमने सेट आपको पिछले क्लास में बताया था कि यूनिवर्सल में से सेट का पार्ट माइनस करने पर जो कुछ आता है उसको कॉम्प्लीमेंट सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते थे? डैश से, या उसके ऊपर सी बना देते थे छोटा, या डैश लिखते थे। वही यहाँ पे इसका जो रूल है वो ये है कि अगर हम किसी सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन कर दें, तो आपको याद होगा मैंने आपको वेन डायग्राम से ये चीज़ें बताई थी। वेन डायग्राम में मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारा सेट दे रखा है, ए सेट है, और अगर इसमें हम ए डैश की बात करते हैं, ये हमारा पूरा पार्ट जो है वो ए डैश होता था। ठीक है, और ये पूरा जो है इसको यू बोलते थे। तो आपको दिख रहा है कि अगर हम ए और ए डैश को कंबाइंड कर दें, मतलब यूनियन कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिलेगा। वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ए को अगर ए डैश के साथ, मतलब कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करने पर हमें यूनिवर्सल सेट मिलता है, जो हमें इस डायग्राम में दिख रहा है, वेन डायग्राम में। इसी टाइप से ए और ए डैश का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं, तो ए तो हमारा ये सर्किल हो गया, इंटरसेक्स जो ए डैश है वो बाहर का पोर्शन हो गया, तो उनमें आपस में कुछ कॉमन ही नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो उसका आंसर क्या आएगा? फाई आएगा। तो यानी कि किसी भी सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट सेट के साथ इंटरसेक्शन अगर करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा बेटा? हमेशा फाई मिलेगा, है ना? ये समझ आ गया? मतलब अगर हम किसी सेट को उसके खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करेंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट मिलेगा, और अगर उस सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें आंसर फाई मिलेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट में ये आ गया। अब आपको ध्यान रखना है कि फाई का कॉम्प्लीमेंट करें तो क्या आएगा? फाई के पास कुछ नहीं होता है। अगर हम फाई का अपोजिट करें तो उसके पास बहुत कुछ होगा, और बहुत कुछ क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। तो वही लिखा है हमने, फाई का डैश जो होता है वो हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है। इसी टाइप से अगर यू डैश का कॉम्प्लीमेंट निकाल दें, तो यू के पास तो बहुत कुछ होता है, मतलब यूनिवर्सल सेट बहुत कुछ होता है। अगर उसके कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो मतलब उसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो वो फाई हो जाएगा। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ के अंदर आते हैं। तो ये हमारे स्टार्टिंग के 4 रूल हैं। इसके बाद 5वां जो रूल आता है वो है हमारा इनवॉल्यूशन लॉ। इनवॉल्यूशन लॉ में अगर हम, ये हमने एक क्वेश्चन में यूज़ भी किया था पिछले लेक्चर में, तो आपको मैंने बताया था कि अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो वापस वही सेट आ जाएगा, है ना? अगर हमें दिख रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश हो गया, अगर ए डैश का कॉम्प्लीमेंट पूछें तो आप क्या कहोगे? ए आएगा सर। तो वही चीज़ हो गई कि अगर हम किसी सेट को 2 बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस हमें ओरिजिनल सेट मिलेगा। ये हमारा इनवॉल्यूशन लॉ हो जाता है। अब अगला रूल है एसोसिएटिव लॉ। ये हमारा काम का है, इसकी प्रूविंग भी आपके उसमें आ जाती है। तो इसके प्रूविंग के भी कैसे प्रूव किए जाते हैं, इनके सारे रिजल्ट जो है यूनियन इंटरसेक्शन में क्या रूल बनते हैं, इनको हम एक साथ पूरा एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए मैंने अभी तक इसको डिस्कस नहीं किया, क्योंकि जब आप प्रूविंग एक साथ करोगे तो आपको दिमाग में अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा और हम लोग क्वेश्चन भी फिर कर पाएंगे। अभी क्या होगा कि अभी हम आपको रूल बताएंगे, प्रूविंग आगे कराएंगे, तो आपको लगेगा तब तक जब हम प्रूविंग कराएंगे तो प्रॉपर्टी भूल जाओगे। तो एक साथ सारी चीज़ें कराएंगे तो आपको अच्छी तरह से वो समझ में भी आएगा। तो इसमें हम बात कर रहे थे एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि अगर हमारे पास ए और बी 2 सेट एक ब्रैकेट में लिखे हुए हैं और सी सेट बाहर लिखा हुआ है, ये हमने यूनियन से कनेक्ट किए हुए हैं, तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये है हमारा पार्ट कि हम बी और सी को एक साथ कर सकते हैं, ए को अलग कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में, जो आंसर इससे आ रहा था वही आंसर इससे आएगा। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया कि बी और सी को यूनियन कर दिया और यूनियन एक बार करके ए को अलग कर लिया, मतलब इस ए को अलग कर लिया, इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। यही हमारा रूल इंटरसेक्शन में भी काम करेगा कि अगर ए और बी 2 सेट हैं, अगर वो इंटरसेक्ट में एक ब्रैकेट में है और सी हमारा बाहर लिखा हुआ है, अगर हम बी और सी को एक साथ लिख देंगे, ए को बाहर कर देंगे, तो इंटरसेक्शन साइन ये एज इट इज़ रहेगा, ये इंटरसेक्शन इन दोनों के साथ चला गया, तो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चनों में, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
नाम से पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना है ना, उसको बांटना है। यानी कि अगर आपको लिखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये ब्रैकेट में जो है वो बी यूनियन सी है और बाहर है इंटरसेक्शन। तो हमें इस ए को पहले एक बार बी के पास भेजना पड़ेगा और एक बार ए को हम सी के पास भेजेंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ए जब अंदर जाएगा तो बी के साथ इंटरसेक्शन में भी जाएगा और ए जो है सी के साथ भी इंटरसेक्शन में जाएगा। इसीलिए मैंने ए को भी बी के साथ इंटरसेक्शन में लिखा है और ए को सी के साथ भी इंटरसेक्शन में लिखा है। जो हमारा यहाँ ये इंटरसेक्शन का साइन जो लगा था वो तो इनके साथ आ गया, जो इनके पास यूनियन का साइन था वो हमारा यहाँ पे बीच में रहेगा। ठीक है, जो हमारा ये जो यूनियन का साइन है वो आपका यहाँ बीच में रहेगा। मतलब समझ आ गया। तो ए जो है वो इसके पास भी चला गया इंटरसेक्शन के साथ, ए हमारा सी के साथ भी चला गया इंटरसेक्शन के साथ। जो यूनियन है वो एक बार रहेगा, बाकी दोनों जगह इंटरसेक्शन रहेंगे। अगर साइन उल्टे कर दिया जाए, यहाँ हमारा इंटरसेक्शन है वहाँ यूनियन कर दिया जाए, यहाँ यूनियन था वहाँ इंटरसेक्शन कर दिया जाए, तो भी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको यही ध्यान रखना है कि ए हमारा एक बार बी के पास जाएगा, ए एक बार सी के पास जाएगा। जब ए बी और सी के पास जाएगा तो इस सिंबल को लेके जाएगा, ए यूनियन बी पहले ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में ए यूनियन सी बनेगा, वो लिख दिया, और जो यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन है वो इस जगह पे आ जाएगा, वो एक बार लिखना है। ठीक है, तो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है हमारा डी मॉर्गन रूल। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये मान के चलो कि जब हम 12th में प्रोबेबिलिटी टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी टॉपिक, तो प्रोबेबिलिटी का कुछ पोर्शन 11th में भी है, तो प्रोबेबिलिटी टॉपिक में भी इसका यूज़ होता है। तो ये बहुत काम की चीज़ है ना, तो इसको हमें ज़रा अच्छी तरह फोकस करना भी था कि डी मॉर्गन रूल क्या कहता है। पहला पार्ट इसमें ये है कि अगर ए यूनियन बी पूरे पे डैश कर दें, मतलब ए यूनियन बी लिखा है और पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो इसको ब्रेक करके हम लोग क्या लिखेंगे, ए के ऊपर डैश लगाएंगे, बी के ऊपर भी डैश लगाएंगे, लेकिन अगर यहाँ यूनियन है तो इस जगह पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। बात समझ आ गई। ब्रैकेट के बाहर अगर हम कॉम्प्लीमेंट का साइन बनाया है और उसको ब्रेक करना चाहें तो ए और बी पे अलग अलग हम कॉम्प्लीमेंट के साइन बनाएंगे। जो यहाँ पे साइन होगा, अगर यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन कर देना। इसी टाइप से इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी और डैश लिखा होता तो क्या बन जाता, ए डैश आता, ये बी डैश आता, यहाँ इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन हो जाएगा। ये डी मॉर्गन रूल है, ये बहुत काम का रूल है, इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, पहले नोट कर लो, तब हम आगे बढ़ते हैं। इसको समझ लो, कहीं कोई डाउट हो तो हमें इसके बारे में बताओ। ठीक है, तो इसको आपने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग आगे अगले पोर्शन में बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूं कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको यूनियन बताया था, दो सेट का इंटरसेक्शन बताया था, उसमें डिफरेंस के लिए बताया था, डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बताया था। उसके आगे का पोर्शन जो है वो बताते हैं। उनमें से आप एक तो डी मॉर्गन रूल को याद रखना, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। ठीक है, इन ऑपरेशन का यूज़ कैसे होगा मैंने आपको बताया कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे प्रूव करने वाले, उन सभी में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम लोग एक बार दोबारा बेसिक फॉर्मूले से शुरू करके उस पूरे एक लेक्चर में उनको ही डिस्कस करेंगे, है ना। तो अब कुछ उसके जो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में कुछ पार्ट और रह गया था, उसको और बता दें आपका, एक दो जो पार्ट रह गए हों। अब एक उसका पार्ट था हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसमें आपको क्या है कि जैसे अगर आपसे कहा जाए लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट, ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट, ये आपके पास दो सेट हैं। इसको अगर हम इसमें वेन डायग्राम से देखें तो हम ज़्यादा अच्छा इसको आपको समझा देते हैं कि अगर आपको ये यूनिवर्सल सेट दे रखा है, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे दो सेट हो गए। एक सेट हमारा ये ए हो गया, एक सेट हमारा ये बी हो गया। ठीक है, इसमें हमारा कुछ पोर्शन, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन भी है। तो हमने पिछली बार आपको बताया था कि ये जो रीज़न है, इतना रीज़न, ये क्या बोला जाता है, डिफरेंस ऑफ सेट। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, और साथ ही साथ जो ये वाला रीजन दिया है, अंदर नहीं आना इसमें,
इस रीजन को हम लोग बोलते हैं b माइनस ए। ये भी हमारा डिफरेंस ऑफ सेट था, बस ये था कि इसमें a से b को माइनस किया, इधर वाले पोर्शन में b माइनस ए किया। तो ये जो दोनों हमारे डिफरेंस ऑफ सेट थे, अगर इनको हम इन दोनों सेट्स को अगर हम लोग यूनियन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये अगर हम आपसे कहते हैं इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस, इसी को हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं, इसको हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इसके लिए एक सिंबल बना दिया गया, उस सिंबल भी बता देते हैं। इसको हम लोग a माइनस बी डेल्टा b माइनस ए भी लिख देते हैं। तो ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस का पार्ट है ना। इसको हम लोग इस तरह से आप ना लिख के आप ऐसे लिखो, अच्छा इसको a डेल्टा b लिख देते हैं। a डेल्टा b बराबर होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस, ये डेल्टा इसका सिंबल दिया जाता है, तो ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो डेल्टा साइन है ये हमारा सिमेट्रिक वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। कई बुक्स में अगर आप देखोगे तो इसकी जगह पे सर्कल बना के ऐसे लिखा होता है। तो ये आपका जो सिंबल है सर्कल के अंदर प्लस का साइन बना दिया, ये भी हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन होता है। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है कि डिफरेंस ऑफ सेट का हम लोग यूनियन ले लेते हैं तो उसको हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। अगर इसमें हम क्वेश्चन की बात करें आपसे, तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होगा कि इफ़ a इज इक्वल टू 1, 3, 7, 12, 15 और b इक्वल टू हमें दिया हुआ है 7, 12, 19 और 17। अगर आपसे कहा जाए फाइंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b, ये फाइंड करने को बोला जाए, तो हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग a माइनस बी निकालेंगे। तो पहला पार्ट हो गया a माइनस बी। a माइनस बी के लिए a में से b के पोर्शन माइनस कर दो, तो आपको दिख रहा है 2 और 7 और 12 दोनों के पास हैं, तो ये 7 और 12 हटा देंगे तो क्या बचेगा 1, 3, 15, तो 1, 3, 15 बचेगा। ठीक है, फिर इसके बाद b माइनस ए निकालो, तो b माइनस ए क्या बन जाएगा, b में से a को माइनस करना है। तो आप ये देख रहे हो कि 7 और 12 इसमें भी कम हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 17 और 19, ये दो पार्ट आ जाएंगे इसमें। अब इन दोनों के बाद में यहाँ से आपका सिमेट्रिक डिफरेंस की बात हो रही है, तो आपको यूनियन निकालना है। तो यूनियन कर दिया तो आपका आंसर इन दोनों का यूनियन जो बन जाएगा वो 1, 3, 15, 17 और 19 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब सिमेट्रिक डिफरेंस का एक आपको रिजल्ट और बताते हैं कि इसका यूनियन का इंटरसेक्शन के साथ क्या रिलेशन होता है। ये जो वेन डायग्राम हम लोगों ने बताया था, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करते हैं तो इस पूरे पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन का पार्ट होता है। ये जो बीच का पार्ट है वो है इंटरसेक्शन का पार्ट, है ना। तो एक फॉर्मूला बन जाता है इसमें, वो फॉर्मूला भी हम आपको इसके साथ बता देते हैं। ये तो आ गया होगा समझ में, नोट कर लेना। इसका फॉर्मूला ये बन जाता है a डेल्टा b इज इक्वल टू a यूनियन b। a यूनियन मतलब क्या हो गया, ये पूरा पार्ट, उसमें से माइनस क्या कर दिया, ये जो पोर्शन है इसको मैंने माइनस कर दिया, तो माइनस इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले जो हैं सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए हैं। ये मेन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है। ये जो रीज़न हमें दिख रहा है उस रीज़न को हम ऐसे भी लिख सकते थे, तो वो तरीका हो जाता है इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास में सिमेट्रिक डिफरेंस का एक तरीका हो जाता है। इसको आप करोगे तो इसके बाद में सिमेट्रिक डिफरेंस के बाद में जो हमारे ऑपरेशन ऑफ सेट्स का जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसमें जो क्वेश्चंस करने हैं बेसिकली वो हमें क्वेश्चंस करने हैं एप्लीकेशन ऑफ सेट्स, है ना। और एप्लीकेशन ऑफ सेट्स में वर्ड्स प्रॉब्लम रहती हैं, तो उनके लिए एक अलग फॉर्मूले हैं, उनको डिस्कस करना है। इसके अलावा इसमें हमारा जो प्रूविंग वाले पार्ट के क्वेश्चंस हैं वो हमें नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे।